नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द लॉर्ड वाइस। डालते हैं कानून से जुड़ी कुछ खबरों पर एक नज़र। 17 मार्च 2025 को नागपुर के कुछ इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें दोनों समुदाय के लोग शामिल थे। इस हिंसा में कुछ लोग आरोपी बनाए गए। इन आरोपियों में से एक थे फहीम खान, जिनकी मां जहरूनिसा शमीम खान के घर को नागपुर नगर निगम एनएमसी ने यह कहते हुए गिरा दिया कि वह अवैध निर्माण था। हालांकि आरोप ये था कि नगर निगम ने यह कार्रवाई बिना किसी उचित नोटिस या सुनवाई के की थी और घर को सीधे गिरा दिया गया। यह आरोप इस पृष्ठभूमि में और गंभीर हो गया जब यह दावा किया गया कि यह तोड़फोड़ सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि मकान का मालिक एक दंगा आरोपी था। सुप्रीम कोर्ट का इसमें स्पष्ट रुख है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कई मामलों में स्पष्ट कर चुका है कि किसी भी नागरिक के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करते समय कानूनी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है। 2022 के प्रयागराज, कानपुर और मध्य प्रदेश में हुई घटनाओं में जब आरोपियों के घर गिराए गए, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति किसी अपराध में आरोपी है, यह आधार नहीं हो सकता कि उसके घर को बिना प्रक्रिया के तोड़ दिया जाए। इस मामले में भी जब नागपुर नगर निगम ने आरोपियों के घर गिराए तो इसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की सीधी अवहेलना माना गया। हाईकोर्ट में सुनवाई और नगर निगम की माफी। मामला बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में पहुंचा। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि फहीम खान की मां का घर तोड़ना अवैध, असंवैधानिक और पक्षपातपूर्ण था। हाई कोर्ट ने नगर निगम से जवाब मांगा, जिस पर एनएमसी ने हलफनामा दायर कर बिना शर्त माफी मांगी। उन्होंने कहा उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी नहीं थी क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने इसे लेकर कोई स्पष्ट सर्कुलर नहीं जारी किया था। यह कार्रवाई पुलिस की सिफारिश पर की गई थी। मकसद सिर्फ अवैध निर्माण हटाना था, किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाना नहीं था। कोर्ट ने इसके बाद कड़ी टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि नगर निगम की कार्रवाई मनमानी लगती है। कोर्ट ने कहा कोई भी प्रशासनिक संस्था कानून से ऊपर नहीं है, चाहे मकान वैध हो या अवैध। उसे गिराने से पहले उचित नोटिस और सुनवाई जरूरी है। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि अब आगे किसी और घर को बिना अनुमति के नहीं तोड़ा जाएगा। महाराष्ट्र सरकार को भी 2 हफ्ते में इस पूरे मुद्दे पर जवाब देना होगा कि क्या उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए। बड़ा सवाल क्या है इसमें, क्या प्रशासन को अपराधियों को सजा देने का अधिकार है? यह मामला सिर्फ एक घर गिराने तक सीमित नहीं है। यह एक बड़ी कानूनी और संवैधानिक बहस को जन्म देता है। क्या प्रशासन को किसी आरोपी को सजा देने का अधिकार है, वो भी कोर्ट के आदेश के बिना? भारत का संविधान साफ कहता है कि हर व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपराध साबित हुए बिना दोषी नहीं माना जा सकता। प्रशासनिक कार्रवाई भी न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों के तहत होनी चाहिए। अगर इस पूरे मुद्दे के निष्कर्ष की बात करें तो नागपुर नगर निगम द्वारा बिना उचित प्रक्रिया के घर गिराना सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना माना गया। हालांकि एनएमसी ने माफी मांग ली, लेकिन यह मामला भविष्य के लिए एक चेतावनी है कि कोई भी सरकारी संस्थान कानून के दायरे से बाहर जाकर कार्रवाई नहीं कर सकती। अगली खबर है, दिल्ली हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस नेता साकेत गोखले की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें उन्होंने 50 लाख रुपए की मानहानि डिग्री को रद्द करने की मांग की है। यह डिग्री पूर्व राजनयिक लक्ष्मीपुरी द्वारा दायर एक मानहानि मुकदमे में पारित की गई थी। पुरी ने आरोप लगाया था कि गोखले ने उनके और उनके परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठे और अपमानजनक बयान दिए। गोखले ने याचिका में कहा कि उन्हें पहले पारित हुए आदेश की जानकारी नहीं थी क्योंकि उनके वकील ने उन्हें कोर्ट की कार्रवाई के बारे में नहीं बताया। उन्होंने ये भी कहा कि वह आर्थिक रूप से इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते और माफी के बदले बिना भुगतान समझौता करना चाहते हैं, जिसे लक्ष्मीपुरी ने ठुकरा दिया। अब कोर्ट इस मामले में अपना निर्णय जल्द सुनाएगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। नई संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले के बारे में बात करेंगे। नीलम आजाद की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपी नीलम आजाद की याचिका खारिज कर दी। नीलम ने दावा किया था कि उन्हें अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने की अनुमति नहीं दी गई, जिससे उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। कोर्ट ने पाया कि उनकी जमानत याचिका पहले से ही ट्रायल कोर्ट में लंबित है, इसलिए यह याचिका स्वीकार्य नहीं है। यह मामला 13 दिसंबर 2023 को नई संसद में हुई सुरक्षा चूक से संबंधित है, जब नीलम और अन्य आरोपियों ने संसद परिसर में धुआं छोड़ने वाले कंस्तरों का उपयोग किया था। पुलिस का कहना है कि यह घटना 2001 के संसद हमले के याद दिलाता है। नीलम के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां, रोकथाम अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप लगाए गए हैं। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल 2025 को स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिकाओं का उपयोग कोर्ट के अपने पूर्ववर्ती निर्णयों को चुनौती देने के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसे करने से न्यायिक प्रक्रिया की स्थिरता और अंतिमता पर असर पड़ेगा, जिससे अंतहीन मुकदमेबाजी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह टिप्पणी उस मामले में की गई जहां कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने 2016 के एक फैसले को अनुच्छेद 32 के तहत चुनौती दी थी, जिनमें उनकी पेंशन संबंधी अतिरिक्त लाभों को सीमित किया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से असहमति है, तो उसके पास पूर्ण विचार याचिका और उसके बाद क्यूरेटिव याचिका दायर करने का विकल्प है, लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर करना उचित नहीं है। अगली खबर है, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी उम्मीदवार उस पद को पहले अवैध घोषित करके फिर उसी पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता। यह फैसला न्यायमूर्ति सत्येंद्र वैद की अध्यक्षता में आया, जिसमें याचिकाकर्ता ने पर्यावरण विज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने पहले उस पद को अवैध बताया था, जिस पर पहले से एक अन्य व्यक्ति नियुक्त था। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता स्वयं उस पद को अवैध मानता है, तो वह उस पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता। साथ ही कोर्ट ने यह भी नोट किया कि याचिका दायर करके 12 वर्षों के दौरान याचिकाकर्ता ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और संबंधित पद अब समाप्त हो चुका है। इस आधार पर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। अगली खबर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आर्य समाज मंदिरों में वैदिक या अन्य हिंदू रीति रिवाजों से संपन्न विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत वैध माने जाएंगे। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि केवल आर्य समाज द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र से विवाह की वैधता सिद्ध नहीं होती। विवाह की वैधता के लिए यह आवश्यक है कि विवाह हिंदू रीति रिवाजों जैसे सप्तपदी, अग्नि के चारों ओर और 7 फेरे के अनुसार संपन्न हुए हो और इसके पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हों। इस निर्णय में कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि कई मामलों में आर्य समाज मंदिरों द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्रों के आधार पर विवाह पंजीकरण किए गए, जबकि वह प्रमाण पत्र फर्जी या बिना उचित प्रक्रिया के जारी किए गए थे। इसलिए कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को ऐसे मामलों की जांच करने और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और अहम कानूनी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे द लॉ एडवाइस के साथ।